वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या जी छिंगशुआन सही कर रही है या गलत। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। तुओबा छिंग्यू साधना के विषय में बहुत शोध कर चुकी थी, इसलिए वो ये बात समझती थी कि भले ही मानव पूर्वज का पुनर्जन्म ही क्यों न हुआ हो, इतने कम समय में उस स्तर तक पहुंचना असंभव था। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उनसे सलाह लूंगी। उसे ये जरा भी एहसास नहीं था कि उसके बगल में बैठे उसके तीसरे भाई तुओबा शियाओयाओ के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया है। शियाओयाओ ने धीरे से कहा, छिंग्यू, तुम्हें ऐसे विचार छोड़ देने चाहिए। वो कौन है और तुम कौन हो? वो तुम्हें अपनी साधना की विधि कैसे समझाएंगे? उसके शब्दों में चिंता थी, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई थी। पिछले जन्म में छिंग्यू ने इसी तरह गु चांगे के करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन गु चांगे ने उसे पकड़ लिया था और फिर उसी के जरिए उससे स्वर्गीय तलवार छीनने की कोशिश की थी। बाद में उसके पिता तक को इस घटना की खबर लगी और वे खुद वहां पहुंचे, लेकिन राजधानी के बाहर उन पर घात लगाकर हमला किया गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए और लौटने के बाद उनकी साधना शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। छिंग्यू ने थोड़ा उलझे हुए स्वर में पूछा, तीसरे भाई, आप अचानक ये सब क्यों कह रहे हैं? आपको तो इन बातों में दिलचस्पी ही नहीं होती। शियाओयाओ ने सामान्य भाव रखते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा चिंतित हूं। छिंग्यू मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मुझे अपनी हद का पता है। शियाओयाओ ने मन ही मन गहरी सांस ली। वो जानता था कि परिवार में उसकी बात का उतना असर नहीं होता। अगर पिता या बड़े भाई कहते तो छिंग्यू जरूर सुनती। उसी वक्त महासभा दरबार में बैठे सम्राट यू हंसते हुए बोले, युवा स्वामी गु चांगे, आप हमारे महान यू साम्राज्य में आए हैं और ठीक 3 दिन बाद हमारा पारंपरिक शिकार सम्मेलन है। मैं चाहता हूं कि उस दिन आप हमारे साथ समारोह में उपस्थित रहें। हमारे सभी युवा उत्तराधिकारी वहां अपनी प्रतिभा और शक्ति दिखाएंगे। अगर कोई योग्य योद्धा न निकला तो आपको हंसी आ जाएगी। ये बातें सम्राट यू ने गु चांगे से भी कहीं और वहां मौजूद सभी मंत्रियों से भी। ये शिकार सम्मेलन यू साम्राज्य की पुरानी परंपरा थी, जहां सभी बड़ी शक्तियां अपने शिष्यों को भेजती थीं। ये सिर्फ प्रसिद्धि पाने का नहीं, बल्कि सम्राट की कृपा पाने का भी अवसर था। अगर कोई वहां चमक जाए तो उसे दिव्य शक्तियां, विद्या, यहां तक कि उच्च पद भी मिल सकता था। लेकिन इस बार अगर गु चांगे स्वयं वहां उपस्थित रहने वाले थे तो ये अवसर और भी महत्वपूर्ण हो गया था। कई मंत्री मन ही मन उत्साहित हो उठे। अगर हमें गु चांगे की प्रशंसा मिल गई तो सम्राट की कृपा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गु चांगे मुस्कुराए और बोले, सम्राट यू ने इतनी निष्ठा से निमंत्रण दिया है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। वो वैसे भी यू साम्राज्य में कुछ समय ठहरने वाले थे और इसी दौरान वो प्राचीन संसार के रहस्यों की भी जांच करना चाहते थे। यह शिकार सम्मेलन उनके लिए एक अच्छा मौका था। बात करते हुए उनकी निगाहें नीचे गईं और वो तुओबा शियाओयाओ पर आकर ठहर गईं। बिना किसी संकेत के भी वो महसूस कर सकते थे कि ये व्यक्ति एक नया भाग्यशाली पुत्र है, और वो भी ऐसा जिसकी बैंगनी भाग्य आभा बहुत प्रबल थी। इसका मतलब ये था कि वो साधारण भाग्यशाली नहीं, कुछ खास है। हालांकि सिस्टम ने अब तक ये नहीं बताया था कि ये कौन सा भाग्यशाली है या इसका उससे क्या संबंध होगा। गु चांगे ने फिलहाल चुप रहने का निर्णय लिया। जियांग चेन को निपटाने के बाद से कोई नया सन ऑफ लक प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन यह तय था कि इस व्यक्ति का किसी न किसी रूप में उससे टकराव होना निश्चित था। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसके शरीर से तलवार की हल्की आभा निकल रही है, क्या ये स्वर्गीय तलवार के स्वामी से जुड़ा हुआ है? गु चांगे ने निर्णय लिया कि वो लोगों को भेजकर तुओबा शियाओयाओ की जांच करवाएंगे। अगर वास्तव में ये तलवार से जुड़ा निकला तो उनका आधा काम तो यूं ही हो जाएगा। कुछ देर बाद भोज समाप्त हुआ। सभी मंत्री विदा लेकर जाने लगे। सम्राट यू ने गु चांगे, जियांग चूचू और उनके साथियों के ठहरने का विशेष प्रबंध करवाया। गु चांगे के चले जाने के बाद सम्राट यू ने धीरे से अपने पीछे खड़े बूढ़े खोचे से पूछा, क्या झू साहब ने गु चांगे की साधना शक्ति का पता लगाया? बूढ़े खोचे ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, बूढ़ी आंखों से तो उनकी शक्ति देखना असंभव है, पर अगर जीवन मृत्यु की लड़ाई हो तो मैं शायद एक प्रहार भी न झेल पाऊं। ये सुनकर सम्राट यू कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में डर और सम्मान झलक रहा था। वो खोचा कई पीढ़ियों से सम्राटों की सेवा कर रहा था और खुद ज्ञान प्राप्त अवस्था तक पहुंचा हुआ था। अगर वो भी ऐसा कहे तो इसका मतलब था कि गु चांगे की शक्ति अकल्पनीय है। यकीन करना मुश्किल था कि वो युवक अभी 20 वर्ष का भी नहीं। सम्राट यू ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे फेया को उसके करीब लाना ही होगा, अभी भी और भविष्य में भी।
ये मेरे और महान यू साम्राज्य के लिए लाभदायक रहेगा। वो समझ रहे थे कि क्यों ऊपरी संसार के लोग गुचांगे से ईर्ष्या और भय दोनों रखते हैं। दूसरी ओर भोज समाप्त होने के बाद यूफेया अपने महल लौट रही थी। तभी उसने महल की दीवार के बाहर किसी को खड़ा देखा और ये देखकर वो हैरान रह गई। वो तुओबा शियाओयाओ था, जो अपने पिता और परिवार के साथ नहीं गया था, बल्कि यहीं उसका इंतजार कर रहा था। यूफेया मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सिर्फ मेरा इंतजार करने के लिए यहां खड़े हो? हवा के साथ उसकी खुशबू तुओबा शियाओयाओ तक पहुंची। अब उसके चेहरे पर वो पुराना गंभीरपन नहीं था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं और उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली लग रहा था। वो बोला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। फेया ने हल्के से सिर झुकाया। क्या बात है? उसने पूछा। वो पहली बार शियाओयाओ को इतना गंभीर देख रही थी। शियाओयाओ ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें गुचांगे से सावधान रहना चाहिए। वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। 3 दिन बाद जो शिकार सम्मेलन होगा, वहां कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। मैंने कुछ हल्की सी हवा सुनी है। अगर सच में ऐसा हुआ तो उसके पीछे गुचांगे का ही हाथ होगा। फेया का चेहरा गंभीर हो गया। अगर कोई और ये कहता तो वो उसे पागल समझती, लेकिन ये बात तुओबा शियाओयाओ ने कही थी और उसे वो अच्छी तरह जानती थी। वो कभी भी बिना वजह झूठ नहीं बोलता। उसने पूछा, 3 दिन बाद बड़ी घटना और गुचांगे इसका कारण होगा। उसका मकसद क्या है? वो सोचने लगी कि क्या उसे ये बात सम्राट यू को बतानी चाहिए। शियाओयाओ ने उसकी चिंता समझ ली और कहा, हाँ, तुम सम्राट को पहले से बता दो ताकि वो पूरी तैयारी कर सकें। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में कोई दूसरे राजकुमार की हत्या की कोशिश करेगा। अगर समय रहते ये सब रोका गया तो तुम्हारा साम्राज्य एक बड़ी त्रासदी से बच जाएगा। वो ये सब अपने पिछले जन्म की यादों के आधार पर कह रहा था। वो जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो सम्राट उसका ऋणी होगा और गुचांगे यू साम्राज्य से टकरा जाएगा, जिससे उसके लिए भविष्य में सहारा मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास अपने पिछले जन्म की स्मृतियां थीं और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। गुचांगे के खिलाफ। असल में गुचांगे के पास तो अलग ही योजना थी। उसे यू तियानझिंग की स्वर्ग की कसम की जरूरत नहीं थी। उसे बस उसके दिल में एक दानवी बीज बोना था। यदि उस समय यू तियानझिंग की साजिश फेल भी हो गई तो भी उसे अपने आप को पर्दे के पीछे का आदमी साबित करने की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे चाहिए कि युवा स्वामी गुचांगे मेरे लिए सेनाएं भेजकर इस बगरबादी को दबा दें। गुचांगे का लहजा शांत देखकर यू तियानझिंग की आंखों में भी एक हल्की सी उत्तेजना चमक उठी। दरअसल वो इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। इन सालों में उसने महल में अपने कई इंतजाम किए हुए थे, वरना वो इतना आसानी से महल में घुस न पाता। ये कोई समस्या नहीं है, पर उससे पहले मुझे दिखाओ कि तुम ऐसी मदद के काबिल हो, गुचांगे ने सिर हिलाकर कहा। यू तियानझिंग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में जो चमक थी वो बताने लगी, चिंता मत करो युवा स्वामी गुचांगे, मेरे पास असल में एक योजना है। इस बार के शिकार सम्मेलन में मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है। सम्राट यू के दूसरे पुत्र की हत्या करवा दी जाएगी। सम्राट उसे बहुत प्यार करते हैं और भविष्य का उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जगह कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जब मैं उसके बेटे को मरवा दूंगा तो सम्राट यू क्रोधित होंगे और किलर की तलाश हर जगह करेंगे। उस वक्त महान यू के इलाके में अफरा तफरी फैल जाएगी। मैं उसी मौके पर महल में घुसकर सम्राट यू को मार दूंगा। ऐसे में महान यू के पास कोई नेता नहीं बचेगा और राज्य भगदड़ का शिकार हो जाएगा। मैं बाद में प्रकट हो जाऊंगा। अपनी हैसियत के साथ मैं स्वाभाविक रूप से सम्राट के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा। उस समय सिर्फ ये देखना होगा कि यू तियान्हे के वफादार और दूर दराज जगहों से कितनी प्रतिरोध देखने को मिलता है। सम्राट यू के मरण के बाद महान यू का इलाका अवश्य ही और ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। शायद दूसरी शक्तियां भी वहां अपनी नजरें गिरा दें। इसलिए यू तियानझिंग को गुचांगे से सेनाओं की मदद चाहिए थी ताकि वो उथल पुथल को दबवा सके। ऊपर से गुचांगे की मौजूदगी से कई बेचैन ताकतें दब जाएंगी और कुछ भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी योजना वाकई परफेक्ट है, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि महल के भीतर छुपे हुए वे बड़े लोगों और महान यू के पूर्वजों को तुम्हारी उत्तराधिकारिता मंजूर होगी? गुचांगे ने हल्के स्वर में कहा। उसे इस बात में ज्यादा सफलता की उम्मीद नहीं दिखी। महान यू की लंबी परंपरा थी। अगर सम्राट मरे और राज्य अराजकता में डूबे तो ये बहुत बड़ा जोखिम होगा। युवा स्वामी गुचांगे, इस बिंदु के बारे में निश्चिंत रहिए। चाहे मैं हूं या यू तियान्हे, दोनों महान यू के खून से हैं। उन पूर्वजों के लिए किसका शासन आएगा वैसे ही होगा, और महान यू में पैदा होने वाली अफरा तफरी के लिए मेरी और भी तैयारियां हैं।
यू तियानजिंग बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा था। उसने पहले से इन बातों का हिसाब लगा रखा था और उनके खिलाफ नज़ीर भी तैयार कर रखी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको और भी दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें।